देखो, हमारे जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ऑफ 1881, राइट। हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है वो आया कब था? 1881 में आया था। मतलब ये है कि अगर ध्यान से देखोगे तो 1881 कितना लिखा हुआ है? 1881। और तुम्हें पता है कि उस टाइम पे अंग्रेजों का राज था, राइट। तो मैं ये तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें पता रहे कि जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है 1881, बेसिकली ये इंग्लिश लॉ पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? इंग्लिश लॉ पे। क्योंकि उस टाइम पे तो हमारा इंडिया जो था उनके अंडर में ही था, यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं था, राइट। तो उनका जो लॉ था, इंग्लिश लॉ, मतलब इंग्लिश नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट था, उसी को हम लोगों ने क्या किया? इंडियन वर्जन में एडॉप्ट किया है। तो अब समझते हैं कि ये एडॉप्ट करने का रीजन क्या था, क्यों हम लोगों ने ये नया एक्ट लेकर आए थे। तो यहाँ पे देखो, मैंने जो भी तुम्हारे बुक में दिया हुआ है उसको बहुत अच्छे से यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा है द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इज टू लीगलाइज द सिस्टम अंडर विच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पासेस फ्रॉम हैंड टू हैंड इन नेगोशिएशंस लाइक ऑर्डिनरी गुड्स। अभी इस बात को ध्यान से समझो। देखो क्या लिखा है, द चीफ ऑब्जेक्ट, यानी मेन वजह क्या था, मेन ऑब्जेक्ट क्या था ये एक्ट को लेकर आने का? टू लीगलाइज, क्या करना? टू लीगलाइज द सिस्टम अंडर विच नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्या? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखो मैं मतलब नहीं बता रहा हूं अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये एक्ट आया क्यों, राइट। तो ये एक्ट क्यों आया? ताकि जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है उसको लीगलाइज कर सके। कब क्या लीगलाइज कर सके? पासेस फ्रॉम हैंड टू हैंड इन नेगोशिएशंस, यानी जब नेगोशिएशंस होते हैं, बातचीत होती है, जब ट्रांसफर होता है, तो उसमें एक पर्सन के पास से दूसरे पर्सन के पास जब ट्रांसफर हो तो वो लीगलाइज हो, यानी लीगली हो, राइट। लाइक अदर गुड्स, लाइक ऑर्डिनरी गुड्स, यानी जो अदर गुड्स होते हैं, लाइक जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि टेंजिबल इंटेंजिबल गुड्स होते हैं जिसमें हम ट्रांसफर करके, हम लोगों ने पढ़ा है ये बात की हम यहाँ तक कि गुडविल भी सेल कर सकते हैं, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सारी चीजें भी सेल कर सकते हैं, राइट। सेम उसी तरह से जो अदर गुड्स में हम सेल परचेस कर सकते हैं, सेम वे ये रूल लेकर आया ताकि हम जो हमारे पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है उसको हम वन पर्सन से सेकंड पर्सन की तरफ ट्रांसफर कर सके। और ये एक्ट आया कब था? द एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 मार्च 1881, सॉरी 1882। हमारा जो एक्ट है वो आया कब था? 1882 में आया था, लेकिन जो एक्ट है वो 1881 का बोला जाता है, बट ये आया कब था? 1882 में आया था। तो ये थोड़ा याद रखना 1882, क्योंकि जब एमसीक्यू में पूछते हैं ना वो लोग, तो हम लोग ने एक्ट जब पढ़ते हैं हम लोग, तो हमारे दिमाग में ज्यादातर 1881 ही रहेगा, क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 हम जब भी पढ़ते हैं इसी तरह से पढ़ते हैं, तो दिमाग में हमेशा यही रहता है कि 1881 में आया था, बट आया कब था? 1882 में। तो ये चीज थोड़ी सी याद रखनी है, ओके। और तारीख क्या थी? 1 मार्च। अब बात समझते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का मतलब क्या था। व्हाट इज एनआई? एनआई का मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप एंड नेचर frequently used in commercial transactions and monetary dealings are called negotiable instruments। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। देखो कुछ टाइप्स के डॉक्यूमेंट होते हैं इन नेचर, फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस। बेसिकली ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जो कॉमर्शियल ट्रांजेक्शंस होते हैं, जो मर्केंटाइल बिजनेस होते हैं, वहां पर यूज होते हैं। एंड मॉनेटरी डीलिंग्स, और मॉनेटरी डीलिंग्स में यूज होते हैं, आर कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखो यहाँ पर भी अभी प्रॉपर मतलब नहीं निकला है नेगोशिएबल का, सिर्फ इतना बताया है कि एक तरह का ये क्या है? डॉक्यूमेंट है। सिर्फ इतना ही पता चला है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है एक तरह का क्या होता है? डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम यूज करते हैं एज अ मॉनेटरी डीलिंग्स, ओके। तो अब समझते हैं एक एक चीज का मतलब। सबसे पहले समझते हैं नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है। The word negotiable connotes that it is a transferable from one person to another by delivery in a return of consideration। एक चीज याद रखना, नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? तो नेगोशिएबल का जो सिंपल मतलब होता है वो होता है ट्रांसफरेबल, यानी ऐसी कोई भी चीज जो हम ट्रांसफर कर सकते हैं उसको बोलते हैं नेगोशिएबल, राइट। देखो नेगोशिएशंस का मतलब नॉर्मली क्या होता है, हम क्या समझते हैं? नेगोशिएशन मतलब दो लोगों के बीच में बातचीत होना, राइट। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? बातों का ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन जब ये इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ जाता है, यानी जब हमारा डॉक्यूमेंट के साथ जुड़ जाता है, तो उसका मतलब है ट्रांसफर, राइट। क्या करना? ट्रांसफर करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय डिलीवरी इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन। याद रखना कोई कंसिडरेशन होगा,
अब वो जरूरी नहीं कि तुम्हें बताया जाए कि कौन सा कंसिडरेशन है, हो सकता है कंसिडरेशन कभी पास्ट में दिया हो, जैसे कि मान लो मैंने पिछले महीने तुम लोग को पढ़ाया था, तो 1 महीने पहले की बात है, तो उसके बाद तुम लोग आज मुझे एक चेक दे रहे हो, राइट। तो अब जब आज तुम मुझे चेक दोगे तो जरूरी थोड़ी है कि आज मैं पढ़ाऊंगा तब उस बात का दिया, तुमने तो 1 महीने पहले का दिया है, राइट। सो इट मे बी पॉसिबल कि प्रेजेंट कंसिडरेशन ना हो, बट कहीं ना कहीं कंसिडरेशन होता जरूर है। दूसरा लिखा है इसमें एन इंस्ट्रूमेंट, देखो ये मतलब था नेगोशिएबल का, अब बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट की, बात करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट मींस अ डॉक्यूमेंट बाय विच अ राइट एक्रूज, कौन से राइट एक्रूज होते हैं? इन फेवर ऑफ सम पर्सन, किसी अदर पर्सन की तरफ कुछ ना कुछ राइट एक्रूज हो जाते हैं। ओके, तो अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूरी की बात करते हैं तो इसका मतलब देखो क्या होता है, इन दिस सेंस the term negotiable instrument actually means क्या है? a document transferable from one person to another person by mere delivery, देखो या तो तुमने सिर्फ डिलीवरी कर दिया तो ही हो गया, और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। अब देखो एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है वो भी हम लोग क्लियर समझेंगे। एंडोर्समेंट का मतलब अभी सिंपल समझ लो, जब हम अपना डॉक्यूमेंट किसी और के नाम पर कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या बताया है कि डॉक्यूमेंट ट्रांसफरेबल, राइट। नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफरेबल, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है रिटन डॉक्यूमेंट। तो पूरा का मतलब क्या हो गया कि अ डॉक्यूमेंट ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय मेयर डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। याद रखना, या तो सिर्फ डिलीवरी कर दो हो गया काम, या तो एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी कर दो हो गया काम। ओके, फिर आगे लिखा है द पर्सन सो रिसीविंग एन इंस्ट्रूमेंट इज इंटाइटल्ड टू मनी thereon and he also gets a right to transfer it। अब देखो यहाँ पे लिखा है द पर्सन सो रिसीविंग, जो भी पर्सन ये डॉक्यूमेंट रिसीव करता है, राइट, रिसीविंग एन इंस्ट्रूमेंट इज इंटाइटल टू, देखो उसके पास राइट आ जाता है, उसके पास अधिकार हो जाता है किस बात का? टू मनी देयर ऑन, यानी उस पे जो भी पैसे होंगे वो लेने का, एंड ही ऑल्सो गेट्स अ राइट टू ट्रांसफर इट, साथ ही साथ अगर उसे इस डॉक्यूमेंट को भी ट्रांसफर करना है तो इसका भी राइट मिल जाता है। अब एक चीज मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियर कर दूं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कोई प्रॉपर डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ हमें मतलब समझाने की कोशिश की अलग अलग एग्जाम्पल से कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। जैसे हमने देखा है अगर गुड्स की डेफिनेशन की बात करें या डिलीवरी की डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास प्रॉपर एक डेफिनेशन था, कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन था, लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इनके पास प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इन्होंने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्ड्स को कनेक्ट करके कुछ समझाने की कोशिश की है। तो जो सिंपल समझाने की कोशिश की है वो यही है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफरेबल होता है बाय मेयर डिलीवरी और बाय एंडोर्समेंट। ओके, तो इतना सभी को क्लियर है? तो अभी यहाँ पे देखो डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जैसा मैंने कहा कि कहीं भी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, इन्होंने थोड़ा बस एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो वही है। तो यहाँ पे समझते हैं क्या लिखा हुआ है, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ डिवाइस, राइट, इट इज अ डिवाइस ऑफ ट्रांसफरिंग अ डेट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। देखो सिंपल मतलब देखो वही लिखा है कि जो उधारी है ना वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ ट्रांसफर कर रहे हो, यानी जब वो तुम कागज देते हो, यानी जो डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट जैसे ही तुम एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ देते हो, इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा पैसा लेना है वो ट्रांसफर हो रहा है, तुम्हारी तरफ से उसकी तरफ हो रहा है। इन इंग्लिश मर्केटाइल लॉ द टर्म इज यूज्ड इन अ मच वाइडर सेंस। तो जैसा मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि जो हमारा ये इंडियन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, बेसिकली वो कहाँ से अडॉप्टेड है? इंग्लिश लॉ से अडॉप्टेड है। और यहाँ देखो इन्होंने लिखा भी है कि इन इंग्लिश मर्केटाइल लॉ the term is used in a much wider sense. Okay, thus under that law a negotiable instrument is one in which the true owner could transfer the contract or engagement contained therein by simple delivery of the instrument। ये इंग्लिश लॉ का बोल रहा है, ठीक है। thus under that law a negotiable instrument is one which द ट्रू ऑनर, याद रखना ट्रू ऑनर, कोई चोरी करके अगर ट्रांसफर करे तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, द ट्रू ऑनर कुड ट्रांसफर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये जो डॉक्यूमेंट है इसी की बात करें, और एंगेजमेंट कंटेन देयर इन बाय सिंपल डिलीवरी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी जब ये लोग डिलीवरी कर देंगे, यानी जो डॉक्यूमेंट है कॉन्ट्रैक्ट है वो जो कागज है ये उसी की बात करें कि ट्रांसफर कर देते, सिंपल डिलीवरी कर दो तो इसका मतलब हो गया वो ट्रांसफर हो गया है। इन इंडिया
however it is used in a limited sense, लेकिन इंडिया में ये लिमिटेड सेंस में यूज होता है। कैसे, यहाँ पे लिखा है the said law is contained in the negotiable instruments act of 1881 which inter allies states that, अब क्या एक्सप्लेन करता है, क्या स्टेट करता है, a negotiable instruments is in सॉरी अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रॉमिसरी नोट। अब देखो यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या क्या चीजें हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। तो अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और okay? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रॉमिसरी नोट। देखो ये लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, प्रॉमिसरी नोट, जिसको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था जब हम लोगों ने 11th में थे, हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें एक वचन चिट्ठी करके पढ़ा था, याद होगा कि वचन चिट्ठी। फिर एक है बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, याद होगा हुंडी, और चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर, या तो ऑर्डर पे या तो बेरर पे। बेरर का मतलब होता है सिर्फ ट्रांसफर कर दो। जैसे जो नोट्स होते हैं, देखा होगा अगर कभी जो कोई भी नोट होता है किस जिस पर्सन के पास हो वो उसी का माना जाता है, उसमें क्लियरली किसी का नाम नहीं मेंशन। जैसे अगर 100 रुपए का नोट है, मैंने तुम्हें दिया तो वो तुम्हारा हो जाएगा, तो वो होता है बेरर। या तो ऑर्डर, या तो किसी का नाम लिख के तुम ट्रांसफर कर दो, जैसे चेक, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसका तुमने नाम लिख दिया उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाता है। तो ये याद रखना है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, पेबल आइदर टू ऑर्डर, या तो तुम ऑर्डर में पे कर रहे हो या तो बेरर होता है वो। ओके, एज थॉमस हैज रिटेन a negotiable instrument is one which is by a legally recognized customs of trade or law। और एक चीज याद रखना है, बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वही चीजें इंक्लूड करेंगी जो कस्टम्स ऑफ ट्रेड या लॉ से रिकॉग्नाइज्ड हो, राइट। तो इसमें देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, या तो तुम उसको डिलीवरी कर दोगे तो भी ट्रांसफर हो जाएगा, या तो इंडोर्समेंट कर दो यानी किसी पर्सन को दे दो, ठीक है, उसका नाम लिखो प्लस उसको ट्रांसफर करो यानी डिलीवरी करो, तब जाके तुम्हारा पूरा ट्रांसफर ट्रांसफर होगा ये। ओके, एंड विदाउट नोटिस टू द पार्टी लायबल इन सच अ वे दैट द होल्डर ऑफ इट फॉर द टाइम बीइंग मे sue upon it in his own names। अब इसमें देखो क्या लिखा है, विदाउट नोटिस टू द पार्टी लायबल। अब देखो जैसे मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल देता हूं, जब भी किसी पर्सन का चेक कैंसिल होता है या बाउंस होता है, ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, तो सामने वाले पर्सन को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। जो पर्सन इस चीज के लिए लायबल होता है यानी जो जिम्मेदार होता है, तुम डायरेक्टली उसके पास जाके केस कर सकते हो, राइट, क्योंकि जो उसने डॉक्यूमेंट दिया था, अगर वो डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं था, सो इट मींस कि तुम्हारे पास ये राइट है कि तुम उस पर क्लेम ले सकते हो। एंड थर्ड, द प्रॉपर्टी इन इट पासेस टू अ बोनाफाइड ट्रांसफरी। बोनाफाइड का मतलब जो हर तरीके से सही हो। ओके, बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर वैल्यू फ्री from equities and free from any defect in the title of the person from whom he obtained it। अब एक चीज याद रखना, इसमें देखो क्या लिखा है, द प्रॉपर्टी इन इट, ध्यान से समझना, द प्रॉपर्टी इन इट पासेस टू अ बोनाफाइड ट्रांसफरी। ओके, यानी कि जिस पर्सन के पास ट्रांसफर होता है उसके पास एकदम सही सही नियम से ट्रांसफर होता है, फॉर वैल्यू फ्री फ्रॉम इक्विटीज एंड फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट, और उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होता इन द टाइटल ऑफ द पर्सन। टाइटल का मतलब तुम्हें पता है कि उस पे अधिकार के, ठीक है, नाम जिसका होता है, मतलब जिसके अंदर मेरे राइट में है ये, तो उसके राइट में कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा। फ्रॉम हुम ही ऑब्टेन्ड, इवन इट मे बी पॉसिबल, जिसके पास से उसे ये मिला हो उसके पास अगर ये राइट ना हो ट्रांसफर करने का, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि नो वन पर्सन कैन ट्रांसफर द टाइटल देन बेटर ही हैज, राइट। अगर उसके पास खुद के पास टाइटल नहीं है तो वो ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन इसमें यही लिखा है कि अगर तुमने सभी चीजें सही से ली हैं, ठीक है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस उसका फॉलो करके अगर तुमने वो डॉक्यूमेंट अगर हासिल किया है या मिला है तुम्हें, तो तुम उसके टाइटल माने जाओगे, यानी वो तुम्हारा डॉक्यूमेंट माना जाएगा, राइट। भले सामने वाले पर्सन ने जिसने तुम्हारे पास ट्रांसफर किया हो उसके पास भले राइट ना हो। तो ये तुम्हारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसके अंदर ये थोड़ा सा अलग है। बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन जिसके पास खुद के पास टाइटल नहीं है वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है अगर सामने वाले पर्सन ने कोई चीटिंग ना की हो। जैसे मैं हूं, अगर मान लो तुम लोगों ने मुझे कोई चेक दिया, ठीक है,
ओके और मुझे इस बारे में नहीं पता कि वो चेक तुम्हें कहाँ से मिला है, बस मैं इतना जानता हूँ कि भाई तुमने ये चेक दिया और मैंने सही सही से लिया है, कोई भी काम गलत तरीके से नहीं किया है। सो इट मीन्स कि मेरे पास तुमसे ज्यादा बेटर टाइटल होगा, बस इतना याद रखो। यहाँ पे इसी वजह से वर्ड इंक्लूड किया है, बोनाफाइड ट्रांसफरी, फ्री फ्रॉम इक्विटीज एंड फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट। ओके अब उसके बाद बात करते हैं काइंड्स की, यानी कितनी तरह के होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो बेसिकली है मेंशंस ओनली 3 काइंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। बेसिकली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ने 3 काइंड ऑफ ही मेंशन, यानी 3 प्रकार के ही डॉक्यूमेंट है वो मेंशन किया है। हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट देयर कैन नॉट बी एनी अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब ये नहीं कि अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नहीं है, वैसे है तो बहुत सारे, राइट लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्हीं तीनों को इंक्लूड किया गया है। तो अब यहाँ पे देखो, इंडीड एवरी डॉक्यूमेंट विच इंटाइटल्स अ पर्सन टू मनी एंड विच इज ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी डिजर्व्स टू बी कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि भाई देखो हकीकत तो यही है कि हर वो डॉक्यूमेंट विच इंटाइटल्स अ पर्सन, जिसके अंदर किसी पर्सन का नाम हो, राइट, पर्सन्स टू मनी एंड विच इज ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, और जो डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफरेबल हो, डिजर्व्स टू बी कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यानी हर वो एक डॉक्यूमेंट जिसमें किसी पर्सन का नाम है, उसके पास राइट है कि वो उसको पैसे मिलेंगे, तो वो डिजर्व करता है कि उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हम बोले। जैसे यहाँ पे लिखा है only 3 kinds of instruments in India however are recognized as a negotiable instrument। लेकिन इंडिया में सिर्फ 3 ही इंक्लूड किया गया है। कौन कौन सा है? प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स। याद रखना 3 ही नाम इंक्लूड किया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, पी बी सी। याद रखना पीबीसी, प्रोमिसरी नोट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ये 3 नाम याद रखना कि पीबीसी 3 ही चीजों को इंक्लूड किया गया है। सिमिलर अदर डॉक्यूमेंट्स जस्ट एज अ बिल ऑफ लेडिंग, राइट। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है कि और भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो होते तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह ही होते हैं, लेकिन उनको हमारे एक्ट ने इंक्लूड नहीं किया है, लाइक बिल्स ऑफ लेडिंग, डिविडेंड वारंट, हुंडीज, delivery orders and railway receipts and so on are not included in the definition। मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जैसे तुम्हें पता है बिल ऑफ लेडिंग में जिसका नाम होता है उसको पेमेंट मिलता है, डिविडेंड वारंट में जिसका नाम होता है उसको डिविडेंड मिलता है, राइट। हुंडी में जिसका नाम लिखा रहता है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया हुंडी का, तो हुंडी में जिसका नाम लिखा रहता है उसको ही पैसे मिलते हैं। तो बात तो वही हो गई ना कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट। लेकिन इन चीजों को हमारा जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है, राइट। तो हमारे एक्ट में सिर्फ 3 बातों को इंक्लूड किया गया है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। ओके एंड सिंस in effect these documents resemble those specified under the negotiable act, the rules laid down in the act under certain conditions are equally applied to them। अब देखो इसमें क्या लिखा है, since in effect these documents resemble, ये एक जैसे ही दिखते हैं, दोज स्पेसिफाइड अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर दिखाया गया है पीबीसी, ये लगभग उनके जैसे, यानी ये जो नाम यहाँ पे मेंशन है लगभग उनके जैसा ही है। और इसी वजह से द रूल्स लेड डाउन इन द एक्ट, यानी एक्ट में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है अंडर सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस में ये इक्वली अप्लाइड है, इनके ऊपर भी इक्वली रूल अप्लाई होता है, लेकिन इनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट माना नहीं गया है। याद रखना कि इनको इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन रूल्स अप्लाई होता है। दे हैव बीन हेल्ड टू बी नेगोशिएबल बाय यूजेस और कस्टम, ये बेसिकली नेगोशिएबल माने गए हैं यूजेस की वजह से और कस्टम, यानी जो रीति रिवाज है, जिस तरह से हमारा चीजें चल रही हैं उसकी वजह से इनको माना जाता है, बट ये इंक्लूड नहीं किया हमारे एक्ट ने। इट मे बी नोटेड दैट इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इज प्राइमरली बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ, ये मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, इसको यहाँ पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आगे लिखा है दिस एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव एज इट मेंशंस ओनली 3 इंस्ट्रूमेंट। देखो ये जो है ये इतना ज्यादा डिटेलिंग वाला नहीं है, नॉट एग्जॉस्टिव। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 3 ही इंस्ट्रूमेंट को ऐड करता है, जिसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट एंड चेक। ओके, तुम इसको हमेशा पीबीसी के सीक्वेंस में ही याद रखोगे, ठीक है। याद रखना कि पहले पी, फिर बी, फिर सी, चाहे जहां में चाहे जैसे भी मैं लिखूं, तुम्हें हमेशा 3 ही नाम याद रखना है और उनका जो सीक्वेंस है, और वो सीक्वेंस है पीबीसी, ये तुम्हारे दिमाग में तुम्हें बिठाना है।
Okay, of course it does not say that other instruments are not negotiable. It means there can be other instrument which are negotiable. Basically ये तीन ही को इंक्लूड करता है, लेकिन ये बाकी को ऐसा नहीं कि मना नहीं करता है, राइट? कि ऐसा नहीं बोलता कि वो नेगोशिएबल नहीं है, दे आर नेगोशिएबल, बट उनको एक्ट में इंक्लूड नहीं किया है. इन द एक्ट इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट it does not affect section 25 of the India Paper Currency Act 1871. अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझो. देखो अच्छा यहाँ पे इस बात को ध्यान से समझो. यहाँ पे क्या लिखा है? इन द एक्ट इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट इट डज नॉट अफेक्ट सेक्शन 25 ऑफ इंडिया पेपर करेंसी एक्ट 1871. देखो हमारे इंडिया में हमें पता है कि करेंसी भी छपती है, और तुम्हें पता है करेंसी भी एक तरह का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है. कैसे? वो भी ट्रांसफर हो सकता है ऑन बेरर. जैसे जिसको भी तुम्हें पैसे देने हैं तुम उसको नोट थमा दो, इसका मतलब वो नोट उसका हो गया, राइट? लेकिन ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हमारा 1881 वाला है, ये हमारा इस एक्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालता है. कैसे? वो देखो यहाँ पे. ऑफ कोर्स बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 the Indian Paper Currency Act is repeated and its section 25 is replaced by section 31 of the Reserve Bank Act, which is as follow. ये क्या बोलता है? Except the Reserve Bank or the central government, no other person, right? No other person can draw, accept, make or issue any bill of exchange or promissory note payable to the bearer on demand. याद रखना क्या लिखा है इसमें? ड्रॉ, एक्सेप्ट, मेक और इशू एनी बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट पेबल टू द बेरर ऑन डिमांड. यानी सिर्फ जब डिमांड करो उसमें देखो बेरर का मतलब ही क्या होता है? जो जिसने मांगा तुमने उसको दिया और वो ट्रांसफर हो गया. उसमें कोई भी नाम नहीं लिखना पड़ा, तुम्हें कोई भी वहां पे नेम मेंशन नहीं करना पड़ा. जिसके पास है वो उसका माना जाएगा, राइट? तो जो हमारा रिजर्व बैंक है वो क्या मेंशन करता है? बट किसी के पास राइट नहीं है कि वो कोई भी ऐसा तरह का इस तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट बनाए. हमारा जो इंडियन करेंसी है उसको भी, वो भी एक तरह का प्रोमिसरी नोट है. अगर तुमने कभी ध्यान दिया होगा तो उसमें लिखा रहता है कि मैं वचन देता, मैं इसमें लिखा धारक को 10,000 रुपए, या सॉरी 10,000 का तो नोट ही नहीं है, 100 रुपए देने का वचन करता हूं, ऐसे करके उसमें लिखा रहता है, राइट? सो इट मीन बेसिकली इट इज आल्सो अ प्रोमिसरी नोट. मेक और इशू एनी प्रोमिसरी नोट पेबल टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. और देखो यहाँ पे आगे मेंशन है कि ना ही तुम बना सकते हो ना ही इशू कर सकते हो. एनी प्रोमिसरी नोट पेबल टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ओके, फिर आगे लिखा है द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इज टू प्रिवेंट प्राइवेट इंडिविजुअल्स फ्रॉम इन्फ्रिंजिंग द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट इन इश्यू ऑफ नोट्स. ये एक्ट लाने का सिर्फ एक ही रीजन है, ताकि जो हमारा करेंसी नोट्स है ना, उसका जो मोनोपोली है वो सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में ही रहे, हर लोग नोट छापना शुरू ना कर दे. Okay, this means that nobody can issue a bill of exchange or promissory note payable to the bearer on demand except Reserve Bank or the central government. यानी याद रखना है कि कोई भी पर्सन इस तरह का कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज हो या प्रोमिसरी नोट हो जो उसे बेरर पे हो, वो इशू नहीं कर सकता है. ये सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है या बैंक ऑफ आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में है. ओके, क्लियर इतना? तो ये है हम लोगों का सिर्फ इंट्रोडक्शन. यानी इसमें सिर्फ हम लोगों ने ये देखा कि हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो किस तरह से आया है, इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई. सिर्फ नेगोशिएबल के बारे में एक हाईलाइट है, राइट? अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बोल सकते हो.